नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान भाग 1 पार्ट 3 रासायनिक अपक्रिया और उसके प्रकार और समीकरण के बारे में देखेंगे। तो जैसे आप जानते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है, 8वीं कक्षा में पढ़ा है। और रासायनिक 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं किसी भी पदार्थ में। रासायनिक अपक्रिया होने के बाद भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है, उसका आकार प्रकार बदलता है लेकिन उसका गुणधर्म नहीं बदलता। रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, उसका रासायनिक गुणधर्म बदल जाता है। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो लिखा है कि रासायनिक अपक्रिया 18वीं और 19वीं शताब्दी के कुछ वैज्ञानिकों ने रासायनिक अपक्रिया के संदर्भ में मूलभूत प्रयोग किए और उन प्रयोगों से ऐसा सिद्ध हुआ कि रासायनिक अपक्रिया होते समय द्रव्य का संगठन परिवर्तित होता है। वह ये परिवर्तन स्थायी रूप से होता है, स्थायी रूप का होता है। इसके विपरीत भौतिक परिवर्तन जो है वह के समय केवल द्रव्य की अवस्था या रूप बदलता है और उसका परिवर्तन अधिकांशतः अस्थायी रूप से होता है। अस्थायी मतलब जैसे हम देखते हैं बर्फ़ का रूपांतरण पानी में होना, है कि नहीं। तो बर्फ़ का रूपांतरण पानी में होता है, फिर पानी को अगर हम फ्रिज में रख देंगे फिर वो क्या होगा, बर्फ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली उसका आकार बदल रहा है लेकिन गुणधर्म तो वही है ना। तो ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। तो यह कौन से में आ गया, भौतिक परिवर्तन में आ गया। भोजन का पकना, अब भोजन एक बार पक गया तो वापस वो कच्चा नहीं हो सकता, तो वो क्या है, स्थायी परिवर्तन है, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन में आ गया। फल का पकना, ये भी स्थायी परिवर्तन है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन में आ गया। दूध का रूपांतरण दही में होना, यह भी क्या है, स्थायी परिवर्तन है। पानी का रूपांतरण वाष्प में होना, यह अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प में रूपांतरण होकर फिर वाष्प को हम लोग अगर संघनित करेंगे तो फिर क्या होगा, वापस हम उससे पानी प्राप्त कर सकते हैं। जठर में अन्न का पाचन, अब एक बार अन्न का पाचन हो गया तो वह क्या होगा, फिर वापस अन्न तो बनेगा नहीं, तो वो क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। नेफ्थलीन की गोली में हवा में खुले रखने पर उसका आकार कम हो जाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। शहबादी फर्श पर काले पत्थर नींबू के रस का दाग दिखना, ये भी स्थायी परिवर्तन है। ऊंचाई से गिरकर कांच की वस्तु टूट जाना, तो कांच की वस्तु टूट जाती हैं फिर उसको पिघलाकर हम बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। देखते हैं आगे। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्थायी परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, या दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पॉइंट आपका आ सकता है। अब आगे देखेंगे कि उत्पाद, अभी आपको पता है कि रासायनिक अपक्रिया में तत्व होते हैं और एक तत्व जिसमें रासायनिक अपक्रिया होती है, दूसरा तत्व जो रासायनिक अपक्रिया होने के बाद बनता है। तो हम देखेंगे उसके बारे में। तापमान, दाब जैसे परिमाप में परिवर्तन होने पर भौतिक परिवर्तन होता है। अनेक बार भौतिक परिवर्तन ये प्रत्यावर्ती होता है, रिवर्सिबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया बर्फ़ से पानी बनना, फिर पानी से बर्फ़ बन सकता है, तो वह क्या है, प्रत्यावर्ती है, रिवर्सिबल है। भौतिक परिवर्तन में द्रव्य का संगठन जैसा है वैसा ही रहता है। उदाहरण, बर्फ़ को गर्म करने पर उसका रूपांतरण पानी में होता है और पानी को ठंडा करने पर उसका रूपांतरण बर्फ़ में होता है। इसके विपरीत यदि प्रक्रिया में द्रव्य का संगठन बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रक्रिया या घटना रासायनिक परिवर्तन है ऐसा हम कहते हैं, इसका मतलब संबंधित द्रव्य में कोई रासायनिक अपक्रिया घटित हो रही है। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या अभिकारी पदार्थ कहते हैं। अंडरलाइन करके रखिए, पूछता है। इसके विपरीत रासायनिक अपक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। ओके। उदाहरण, कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। इस प्रक्रिया में कोयला हवा की ऑक्सीजन से क्या करता है, अपक्रिया करता है, और इसलिए कोयला व ऑक्सीजन ये अपक्रिया कारक हैं तथा तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद, ये क्या है, उत्पाद है। अब रासायनिक अपक्रिया को दर्शाने के लिए हम समीकरण लिखते हैं, तो इसमें वही चीज़ बताई गई है। आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं C+O2 CO2। तो ये क्या है, अबकारी पदार्थ है, अपक्रिया कारक, और ये क्या है, परिणामी पदार्थ है, मतलब ये उत्पाद है।
आगे चलते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखते हैं। रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ हम लोग अभिकारी पदार्थ दिखाते हैं और दाईं तरफ परिणामी पदार्थ दिखाते हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर हर एक पदार्थ का एक सूत्र होता है। जैसे कॉपर सल्फेट को हम लोग CuSO4 बोलते हैं, जिंक सल्फेट को हम लोग ZnSO4 बोलते हैं, और जिंक मतलब जस्ता होता है। तो हर एक पदार्थ का एक अलग से नाम दिया होता है, तो उस हिसाब से उसको रासायनिक समीकरण में दर्शाते हैं। अब रासायनिक समीकरण का लेखन कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे रासायनिक समीकरण। तो आपको पता है दो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया होते समय दो पदार्थ होते हैं, एक तो अभिकारी पदार्थ और एक उत्पाद। तो देखिए दिया है रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिक्रिया कारक पदार्थ बाईं ओर तथा उत्पाद को समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया कारकों से उत्पाद की दिशा में जाने वाले तीर को इन दोनों के बीच में निकालते हैं। यह तीर रासायनिक अपक्रिया दर्शाता है। जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया कारक या उत्पाद हो तो इनके बीच क्या होता है, धन का निशान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है दो है ना, तो इनके बीच में धन का निशान। दो या दो से अधिक तीन होंगे तो भी धन का निशान होता है। उदाहरण समीकरण CuSO4 + Zn, इनके बीच क्या है, धन का चिन्ह है, और ZnSO4 + Cu इनके बीच में क्या है, धन का चिन्ह है। यहाँ पे देखिए दिखाया है। रासायनिक समीकरण को अधिक स्पष्ट करने के लिए अभिक्रिया कारक या उत्पादित पदार्थ कौन सी अवस्था में है इसके लिए दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे गैस को G द्वारा दर्शाते हैं, द्रव को L द्वारा दर्शाते हैं और ठोस को S द्वारा दर्शाते हैं। इसको कोष्टक में लिख के बताया जाता है, कोष्टक में, समझे कि वो कौन सी अवस्था में है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, ये हो गया। फिर आगे हम देखेंगे और आगे एग्जांपल मिलेंगे इसके। तथा उसी प्रकार यदि पदार्थ गैसीय अवस्था में हो, उत्पाद गैसीय अवस्था में हो, तो हम तीर का निशान क्या करते हैं, ऊपर की दिशा में दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसलिए उसका तीर का निशान ऊपर की दिशा में दिखाया गया है। तो G नहीं लिखते हम, डायरेक्ट इस तरीके से दिखाते हैं। और जैसे रासायनिक अपक्रिया होने के बाद कुछ अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाते हैं, तो उनके लिए हम लोग ये दिखाते हैं। ये अवक्षेप मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, उसको मिश्रित करते हैं पानी में या किसी भी पदार्थ में, तो कुछ न कुछ कण क्या होते हैं, बचे हुए रहते हैं जो तलहटी में जाकर जमा हो जाते हैं, तो उन्हें अवक्षेप देते हैं नाम। यदि अपक्रिया कारक उत्पादित पानी के विलयन में हो तो जलीय विलयन कहते हैं। जैसे एक्वस बोलते हैं उसको, AQ यहाँ पे दिखाया गया है। AQ मतलब एक्वस, जलीय विलयन होता है वो। और इस आधार पर समीकरण 2 का पुनर्लेखन समीकरण 3 के अनुसार निम्न स्वरूप में होता है। अब हम देखेंगे आगे क्या है। देखिए CuSO4 यह जलीय विलयन है इसलिए एक्वस दिखाया है। जिंक यह सॉलिड है, मतलब ठोस अवस्था में, इसलिए S दिखाया है। फिर ये एक्वस है, फिर ये सॉलिड है। तो इस तरीके से आपको दिखाया गया है। फिर जब रासायनिक अपक्रिया को घटित होने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती हो तो अब अपक्रिया दर्शक तीर पर डेल्टा इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है, ओके। फिर उसी प्रकार कॉपर सल्फेट, इसी में भी यही दिया गया है कि उष्णता अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। कुछ रासायनिक अपक्रिया को घटित होने के लिए विशिष्ट तापमान, वनस्पति या दाब, उत्प्रेरक इत्यादि शर्तों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी शर्तों को अपक्रिया दर्शक तीर के निशान के ऊपर, नीचे या ऊपर दर्शाते हैं। उदाहरण वनस्पति तेल को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अपक्रिया करने पर वनस्पति घी तैयार होता है। तो देखिए उसको यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, उन्होंने जो भी चीज़ ज़रूरी है उसको ऊपर और नीचे दिखाया गया है और फिर अपक्रिया करके बताया गया है। ऐसे हर एक रासायनिक अपक्रिया में किया है। और इस तरीके से रासायनिक अपक्रिया कैसे लिखी जाती है आज हमने वो देखा है। अब आगे के पीरियड में हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार देखेंगे, संतुलित करना और उसके प्रकार। ओके, धन्यवाद।